हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। प्रीमिक्स में हम रोज़ 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और रोज़ सब्जेक्ट वाइज 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज हम इन्वायरमेंट और करंट अफेयर से एसोसिएटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। The idea is to give you daily dose of MCQs. It will not take more than 15 minutes of your time. ठीक है, एंड एक तरह से आप ग्रेजुअली डेवलप करते हो कि MCQs को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और चीज़ें कैसे रिमेंबर कर सकते हैं ताकि उनकी रिकॉल वैल्यू ईजी हो जाए। इसलिए बार बार करना उसे बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं आता तो टेक इट एज अ डोज, टेक इट एज समथिंग एवरी डे लर्निंग प्रोसेस। और अगर आपको आता है वो क्वेश्चन, सो टेक इट एज अ रिविजन, but spare 15 minutes of your time every day, mostly on the weekdays. Another thing is, once you are done with the video, just mention your score. उससे क्या होगा, एक तो आपको मोटिवेशन मिलता है, अगर आपका कम है तो भी आपको मोटिवेशन मिलता है, अगर ज़्यादा है तो भी आपको मोटिवेशन मिलता है। एंड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज इन एनी डे यू आर कमिंग बैक एंड रिवाइजिंग, तो आपको लगता है ओ तब मेरा लेवल ये था, अब आई हैव रेज्ड माई लेवल, सो दैट वेज ऑल्सो। और अगर आप फॉलो करते हैं प्रीमिक्स को शुरू से लेके एंड तक, तो ट्रस्ट मी यू विल गेन समथिंग। ठीक है, और अगर आप हर रोज़ फॉलो करेंगे अंटिल द प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर, डेफिनेटली जो आपका लेवल है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो दिस इज़ रिगार्डिंग शीथ ब्लाइट। देखो, ब्लाइट जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। रस्ट, स्मट्स, ठीक है, मिल्ड्यूज, ये सब फंगल इन्फेक्शंस होती हैं प्लांट्स की। सो शीथ ब्लाइट भी एक फंगल इन्फेक्शन है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इट इज़ अ फंगल डिजीज़, तो ये पार्ट हमारा सही हो गया। कॉज्ड बाय राइजोक्टोनिया सोलानी। दूसरा स्टेटमेंट है इट अकर्स इन एरियाज विद लो टेम्परेचर एंड लो लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नो, अगर आपने रूटीन लाइफ में भी देखा होगा, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली तब होता है जब कंडीशंस मॉइस्ट होते हैं, है ना, मोस्टली मानसून्स के दौरान। और दूसरी चीज़ है जब टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब लो टेम्परेचर पे तो फॉर श्योर नहीं होता फंगल इन्फेक्शन। अगर खाने की भी बात करें, ब्रेड पे फंगस लग जाती है तो मॉइस्ट होना चाहिए और थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कम टेम्परेचर्स में जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉर श्योर गलत है। पहली स्टेटमेंट भी इतना पार्ट तो मेरा श्योर है ना, कि सही है, ये पार्ट मुझे श्योर नहीं है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन मेक अ कैलकुलेटेड गेस। ठीक है, अब द ओनली थिंग that will define your answer is that whether one is correct or not. If one is correct then A is the answer, because two तो for sure we know is incorrect, और अगर दोनों ही गलत हैं तो D आंसर है, मतलब ये दोनों तो सही नहीं है। ठीक है, बट अगेन आई वुड टेल यू दैट द करेक्ट आंसर इज वन ओनली, राइजोक्टोनिया सोलानी ही कॉज करता है इसे। सो इट इज़ अ फंगल डिजीज़। अब ये इसको ना राइस शीथ ब्लाइट भी कहते हैं, क्योंकि राइस को ये इफेक्ट करता है। ये राइस प्रोडक्शन के लिए इट इज़ बिकमिंग अ कॉज ऑफ कंसर्न, स्पेशली इन इंटेंसिफाइड प्रोडक्शन सिस्टम्स। जो ये ब्लाइट है ना, ये लीव्स को इन्फेक्ट करता है, वो ड्राई आउट हो जाती है एंड दे डाई मोर रैपिडली। इवन जो यंग टेलर्स हैं दे कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जो अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं किए हैं। उससे क्या होता है, जो लीफ एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है एंड दैट is leading to the reduction of the yield और less production। और ये हाई टेम्परेचर वाले एरियाज़ में होता है और हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली एज फार एज शीथ ब्लाइट इज़ कंसर्न। बट मोस्टली जितने भी फंगल इन्फेक्शंस हैं वो हाई टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तभी होते हैं। ठीक है, रेनी सीजन के दौरान जो प्लांट्स है दे आर मोर वनरेबल। हाई सीडिंग रेट, अगर आप ज़्यादा सीडिंग रेट कर दें, ठीक है, और अगर आप स्पेसिंग कम कर दें प्लांट्स में, डेंस कैनपी कर दें, ठीक है, डिजीज इन सॉइल, स्क्लेरोसिया और इन्फेक्शन बॉडीज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, ठीक है, दे ऑल्सो फेवर डिजीज डेवलपमेंट। राइट, सो आप इससे देख रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करने से मोस्टली आपको फंगल इन्फेक्शंस का आइडिया हो गया ऑफ द प्लांट्स। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग बायोरेमिडिएशन। आपने सुना होगा, which of the following defines bioremediation? It is the process of water becoming overly enriched with minerals and nutrients which induce excessive growth of algae. It is a process by which nutritional quality of the food crops is improved through agronomic practices, conventional plant breeding or modern biotechnology.
It is a chemical alteration of chemicals such as nutrients, amino acids, toxins, and drugs in the body. It is a process to clean up oil spills or contaminated groundwater. तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है बायो रेमिडिएशन क्या है. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. अगर नहीं भी आता, इफ़ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, सो देर आर चांसेस कि आपको नहीं आता होगा. सो जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करें ऑफ बायो रेमिडिएशन. So the correct answer is D. It is a process by which we clean oil spills or contaminated groundwater. नाम से ही पता चल रहा है आप कुछ रेमिडिएशन कर रहे हो, कुछ ठीक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो यही बनता है. अच्छा, अब देखो जो ये है, अगर पानी न्यूट्रिएंट्स से इनरिच हो जाए, लाइक फर्टिलाइजर से इनरिच हो जाए, जो हमारे NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं, और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गे हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, है ना. जो ये ट्रॉफिकेशन है ना, ट्रॉफिक, जैसे आपने सुना होगा ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन में हम ट्रॉफिक लेवल्स भी पढ़ते हैं. ये जो ट्रॉफिक वर्ड है ना, ये न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है. देन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स कैसे इम्प्रूव होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बायो फोर्टिफिकेशन. ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन से हम जो फूड क्रॉप्स हैं उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं. जैसे हम आपने सुना होगा कि गोल्डन राइस है, उसमें हमारे पास विटामिन फोर्टिफाइड राइस होता है. देन आपने सुना होगा फोर्टिफिकेशन वर्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ करता है. इवन आपने सुना होगा मैगी इज़ फोर्टिफाइड विद मिनरल्स एंड विटामिन्स, के उसमें भी मिनरल्स और विटामिन्स ऐड किए गए हैं. देन नेक्स्ट इज केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ केमिकल्स इन द बॉडी. दिस इज़ नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, सो ये हमारे पास बायो रेमिडिएशन के बारे में है. सो बायो रेमिडिएशन में हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं ताकि हम इन्वायरमेंटल कंटामिनेट्स को ब्रेक डाउन कर सकें, उनको टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकें. नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं, फंजाई यूज़ कर सकते हैं, या प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो कंटामिनेटेड एरिया है जहाँ पे हमने बायो रेमिडिएशन करना है वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं, या कहीं और से भी हम उसको ला सकते हैं. इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है, अगर हम बाहर से लाते हैं तो इसको एक्स साइट बायो रेमिडिएशन कहते हैं, और अगर इन ही होता है तो उसे इन साइट बायो रेमिडिएशन कहते हैं. ठीक है, और दूसरी बात है, इट कैन बी ओनली इफेक्टिव इन इफ़ द इन्वायरमेंटल कंडीशन से परमिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर एक्टिविटी. और इस वजह से जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जहाँ पे कंटामिनेशन है, हम उसको ऑल्टर कर लेते हैं उन कंडीशंस में जो कि फेवरेबल होंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. अगर माइक्रोब्स ग्रो करेंगे तभी तो वो टॉक्सिक फॉर्म्स को लेस टॉक्सिक फॉर्म्स या नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर पाएंगे. Then third question is, based on the following statements, identify the wildlife sanctuary, national park, tiger reserve और zoological park. ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है कि हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट जू इन द कंट्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स, वाजा. It is the only zoo for breeding of the Indian pangolin and white tiger. It was the world's first captive crocodile breeding center where gharials were bred in captivity in 1980. Recently, it revived its adopted animal scheme in the wake of COVID-19. तो आपको बताना है इंद्रावती है, नंदन कनन है, काली है, या गोविंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है. देखो, अब ये जो सैंक्चुरी वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये काफ़ी टफ होते हैं. तो ये जब आप एक, जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैंने इसमें जो भी आंसर है, आपको मेक श्योर कि आप उसका विकीपीडिया अच्छे से पढ़ लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत ना करें. देखो, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स रहते हैं, लेकिन जो न्यूज़ में रहते हैं ना, उनके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए. उसके 2 फ़ायदे होते हैं. अगर डायरेक्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में तो वाह वाह, मतलब कुछ और क्या ही है. लेकिन अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको ऑप्शंस में दिख गया, तो वो ऑप्शंस को आप एक्सक्लूड कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू प्रिपेयर फॉर द वाइल्ड लाइफ sanctuaries and the national parks and the tiger reserves. Minded, जो टाइगर रिजर्व्स है ना, वो तो यूपीएससी के फेवरेट है, इन्हें तो रट लेना है. ठीक है, मतलब नो सेकेंड थॉट्स अबाउट इट. एनीवेज, द करेक्ट आंसर इज़ नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क. ठीक है, ओडिशा में है ये, और ये चारों स्टेटमेंट्स इसी से रिलेटेड हैं. इसको गार्डन ऑफ गॉड भी कहा जाता है. 1960 में बनाया गया था, एंड इट वॉज द फर्स्ट जू इन इंडिया टू जॉइन द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स. कांजिया लेक, विच इज़ अ वेटलैंड ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये लोकेटेड है यहाँ पे. और इट इज़ द ओनली जू इन द कंट्री जहाँ पे पटास मंकीज, ईस्टर्न रोजेला वेराइटी ऑफ पैराकिट विच इज़ अ टाइप ऑफ पैरट, स्टॉक
ऑक ये मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद घड़ियाल्स और रैटल वर बॉर्न इन कैप्टिविटी, and it is the first zoo in the world to breed white tiger and melanistic tiger and only conservation breeding center of Indian pangolins in the world। तो काफ़ी ज़्यादा important है ये जो नंदन कनन है हमारे लिए। और it is the only zoo in India after which an express train पूरी दिल्ली express है जो which has been named the नंदन कनन express, right। उसके बाद अगर हम अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम की बात करें तो ये जो आपको ऑप्शन देता है कि आप अडॉप्ट करें किसी भी एनिमल को और उसको आप क्वालिटी फूड प्रोवाइड करें, मेडिकल केयर इक्विपमेंट, ठीक है, सब कुछ उसका जो इंक्लोजर्स हैं उनको भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, आपको बेसिकली पैसे देने हैं। देन यू कान टेक द एनिमल होम एंड दे विल रिमेन इन द केयर एंड कस्टडी ऑफ द जू ओनली, नो ओनरशिप राइट्स वुड बी कन्फर्ड, जस्ट यू कैन प्रोवाइड देम विद योर सपोर्ट। और इससे क्या होता है कि अफर्मेटिव एक्शन आप गार्नर कर सकते हो, मतलब एनिमल्स के लिए उनके लिए केयर करना एंड ऑल दैट, उसके लिए अवेयरनेस भी जनरेट होती है। Then next is regarding aquaponics. It is an ecologically sustainable model that combines hydroponics and aquaculture. In this, both fish and plants can grow in one integrated ecosystem, right? So again एक बार पढ़ लीजिए, aquaponics बहुत न्यूज़ में रहता है, so you can actually mark your answers। काफ़ी simple question है ये। सो इसमें दी करेक्ट आंसर इज़ बोथ 1 and 2। देखो एक्वापॉनिक्स में एक्वाकल्चर, ठीक है, दैट इज़ ग्रोइंग फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, एंड हाइड्रोपोनिक्स विच इज़ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल को कंबाइन किया जाता है। एक्वापॉनिक्स में दोनों चीज़ों को सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन में रखा जाता है। सो प्लांट्स आर फेड द एनिमल डिस्चार्ज और वेट्स, ठीक है, जो एनिमल्स है उनका जो डिस्चार्ज होता है वो हम प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन एक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ जो वेजिटेबल्स है ना वो भी क्लीन कर देती हैं वाटर को, दैट गोज़ टू द फिश, राइट। सो वेजिटेबल्स जो प्लांट्स हैं बेसिकली वो पानी को क्लीन करते हैं। सो वी हैव द वेस्ट विच आर एक्टिंग एज अ न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट्स एंड देन द प्लांट्स क्लीनिंग द वाटर सो दैट द फिश कैन हैव क्लीन वाटर। तो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक तरह से कोलैबोरेशन है, परफेक्ट कोलैबोरेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद ना माइक्रोब्स का भी रोल रहता है, जो बैक्टीरिया है वो रूट्स ऑफ द प्लांट में गैदर कर देते हैं और फिश वेस्ट को इन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि प्लांट्स उनको यूज़ कर पाएँ। सो वी हैव एनिमल्स, वी हैव प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एग्जिस्टिंग इन परफेक्ट हार्मनी इन एक्वापॉनिक्स। Okay, then next is regarding Eriocolin parvicephalum and Eriocolin caravalens. Recently heard in news are a type of caterpillar recently found in Nilgiri Hills, butterfly to be chosen as national butterfly of India. Two new types of blue ginger species found in Sikkim, a plant group found in Western Ghats. तो ये भी काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर रिलेटेड है, एंड अगेन आई वुड से मोस्टली लोग इसको नहीं पढ़ते, ठीक है, और अगर पढ़ा भी है तो भूल जाते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, बट नॉनदलेस जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ यू कैन टेक दिस प्रीमिक्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो द करेक्ट आंसर, इट इज़ अ प्लांट ग्रुप फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। इनको पाइप वर्ड्स भी कहा जाता है। जो ये एरियोकॉलिन जीनस है ना ये पाइप वर्ड्स का है, ठीक है। जो वर्ड्स होते हैं लिवर वर्ड्स एंड ऑल दैट, दे आर ब्रायोफाइट्स। सो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन अ स्मॉल पीरियड ड्यूरिंग दी मानसून। और क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। और अभी ना रिसेंटली ये डिस्कवर किए गए हैं, न्यू स्पीशीज़ हैं जो पाइप वर्ड्स की जो रिसेंटली डिस्कवर की गई हैं, ठीक है। एंड दे वर रिपोर्टेड फ्रॉम सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। और इसको एरोकॉलिन पर्विसेफिलम कहा जाता है क्योंकि इनफ्लोरेसेंस होता है फ्लावर्स का ग्रुप, जो इसके फ्लावर का ग्रुप है, ग्रुप फ्लावर्स होते हैं ना, कईयों में गुच्छों में फूल होते हैं, सिंगल फूल नहीं होते, तो उनको इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। तो इसका छोटा साइज़ है, ठीक है। और जो दूसरा है वो कर्नाटका से रिपोर्ट किया गया है, कारावली से, उसका नाम भी इसलिए कारावलिन्स है। सो अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना स्पीशीज़ की, ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि सब सिमिलर लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको टेक्सोनमिस्ट होते हैं, जो टेक्सोनमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो डिफ्रेंशिएट करती है डिफरेंट स्पीशीज़ में, उनको क्लासीफाई करती है, उनको ऑर्गेनाइज करती है। तो क्योंकि ये सब सिमिलर लगते हैं ना तो टेक्सोनमिस्ट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए इसको टेक्सोनमिस्ट नाइटमेयर भी कहा जाता है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग टुडेज़ क्वेश्चन। प्लीज़ टू मेंशन योर स्कोर आउट ऑफ 5। आई एम श्योर
बहुत कम लोगों का 5 में से 5 होगा, बिकॉज लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़ा औखा है। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बायो रेमेडिएशन कुछ डायरेक्ट है, ठीक है, कुछ डिफ़िकल्ट है, बट जो डिफ़िकल्ट है मेक श्योर कि आगे उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करें। दैट इज़ दी होल प्रोसेस ऑफ यूपीएससी के जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको रिकॉल कर पाएँ, बिकॉज पढ़ना बहुत है और उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम और एफर्ट और मेहनत चाहिए। बट देन इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम and put in that kind of effort, no one can actually stop you from clearing prelims and the exam henceforth, right? Thank you.